हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड, आज से हम लोग क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन बैंक स्टार्ट कर रहे हैं और दोस्तों जिनमें से हम लोग साइंस का पहला पार्ट को देखने वाले हैं, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट का पार्ट वाइज यहाँ पे क्वेश्चंस बैंक को देखेंगे। क्वेश्चन बैंक क्या होते हैं कि प्रीवियस ईयर में जितनी बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, रिपीटेड प्रश्न सिलेक्टेड होते हैं, वही प्रश्न यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट करेंगे। यानी कि 2011 से लेकर के 2022 में जितने भी प्रश्न गत वर्ष में पूछा गया है ना, सभी प्रश्न यहाँ पे हम लोग देखेंगे। इसलिए क्लास आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। और दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन बैंक से जो है ना काफ़ी सारे प्रश्न बोर्ड एग्जाम में 70 से 80% प्रश्न जो है ना जो आते हैं, कहाँ से आते हैं? क्वेश्चन बैंक से ही आते हैं। और दोस्तों यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि जितने भी प्रश्न यहाँ पे सेलेक्टेड करेंगे ना, ये सभी प्रश्न एनसीईआरटी बुक से यहाँ पे निचोड़ करके और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक मॉडल पेपर वगैरह सारा चीज़ से यहाँ पे उतारा गया है। और यहाँ पे आपको जो है ना दोस्तों लाइव प्रूफ भी देंगे कि कौन क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है और कितना बार पूछा गया है। इसलिए क्लास आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि किसी भी सब्जेक्ट में आपसे एक भी प्रश्न ना छूटे, तो डेली यहाँ पे आपको जो है ना दोस्तों रात्रि 9 बजे क्लास ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। तो फ्रेंड फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर कर लीजिएगा। ऑल पर करने से क्या होगा कि यहाँ पे जब भी क्लास होगा ना तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और इस वीडियो में हम लोग जो है ना यहाँ पे 30 मोस्ट इंपोर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है, जो गत वर्ष में 10 बार से भी ज्यादा बार रिपीटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे हम आप लोग को एक एक क्वेश्चन जो है ना लाइव प्रूफ के साथ बताएंगे कि कौन क्वेश्चन कितना बार पूछा गया है, ठीक है। इसलिए फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं ना तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से। आप कोशिश कीजिएगा दोस्तों एक एक क्वेश्चन का आंसर जो है ना लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे आज का फर्स्ट प्रश्न क्या कराए कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। यहाँ पे लाइव प्रूफ के साथ बताएंगे दोस्तों। ये प्रश्न 2016 के फर्स्ट सीटिंग और 2021 के सेकंड सीटिंग एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे देखेगा प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया 1 या फिर 2 और ऑप्शन सी है 3 या फिर 4। तो फ्रेंड प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न जो है ना सब्जेक्टिव टाइप में भी पूछे जाते हैं। प्रश्न ये पूछेगा कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, नियमों को लिखे, इस तरह पूछ सकता है। तो आप लोग कैसे लिखेगा? पहला नियम ये होता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। और दोस्तों दूसरा नियम ये होता है कि किसी खास दो माध्यम के लिए आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण का अनुपात स्थिर रहता है, कांस्टेंट रहता है। ये आपको पता होना चाहिए। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न। देख सकते हैं कितना बार पूछा गया है। यहाँ पे 2012 फिर 15 का फर्स्ट सीटिंग, सेकंड सीटिंग, फिर यहाँ पे 2020 में पूछा गया है और 2021 के सेकंड सीटिंग एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पे हम आप लोग को एक एक क्वेश्चन लाइव प्रूफ के साथ बताएंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ 1 या फिर 2 और ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है 4, ठीक है। तो यहाँ पे काफी सिंपल है। जिस तरह प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, उसी प्रकार सेम टू सेम प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम होते हैं, ठीक है। लेकिन इसका नियम कुछ डिफरेंट होता है, आपको पता होना चाहिए अगर आप क्लास किए हैं तो, ठीक है। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे एक एक क्वेश्चन का आंसर लाइव चैट में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, बस इतना ही करना है आपको। देखते हैं यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न क्या कराए कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है दोस्तों। और 2012 के फर्स्ट सीटिंग और 2017 में कंपार्टमेंटल में ये प्रश्न पूछा गया था। इसको अच्छी तरह से याद कर लेना है। तो यहाँ पे देखते हैं जल और ऑप्शन बी है कांच या फिर प्लास्टिक और ऑप्शन डी है मिट्टी। काफी सिंपल प्रश्न है दोस्तों। लेंस बनाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग नहीं कर सकते? तो मिट्टी का प्रयोग लेंस बनाने के लिए हरगिज नहीं कर सकते। इनके अलावा हम लोग जल का प्रयोग कर सकते हैं, प्लास्टिक का प्रयोग कर सकते हैं, कांच का प्रयोग कर सकते हैं। ये तीनों चीज का प्रयोग कर सकते हैं। और दोस्तों एक प्रश्न ये पूछे जाते हैं एग्जाम में कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं। देखिएगा रियल में रियलिटी का बात किया जाए तो लेंस 2 ही प्रकार के होते हैं। एक होता है अवतल लेंस और दूसरा होता है आपका उत्तल लेंस। इसे आपको याद होना चाहिए। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों एक एक क्वेश्चन यहाँ पे लाइव प्रूफ यहाँ पे आपको बता रहे हैं, इसलिए दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न क्या कराए कि
अवतल लेंस का आवर्धन यानी कि m बराबर होता है। काफी सिंपल प्रश्न है। तो यहाँ पे आवर्धन को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्निफिकेशन करते हैं, जिसको हम लोग m के द्वारा दिखाते हैं यहाँ पे, इसलिए ब्रैकेट में m दिया हुआ सिंपल लिखो। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये प्रश्न कितना बार पूछा गया, 2023, 2013, फिर यहाँ पे 2012, फिर यहाँ पे 2021, फिर 2021, यानी कि 21 के फर्स्ट सीटिंग और सेकंड सीटिंग। ये 2022 के एग्जाम में नहीं पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिएगा कि अवतल लेंस का आवर्धन जो होता है ना, वो क्या होता है, काफी सिंपल है, आपको पता होना चाहिए। आवर्धन को हम लोग m के द्वारा दिखाते हैं और ये आवर्धन बराबर क्या होता है दोस्तों, v/u होता है। क्या होता है, v/u होता है, इसे आपको याद होना चाहिए। और लेंस के केस में आवर्धन खास करके क्या होता है दोस्तों, धनात्मक होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे अगर ऑप्शन डी में देखा जाए तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, v/u। v हो गया आपका प्रतिबिंब दूरी और u हो गया आपका दोस्तों वस्तु दूरी। इसे आपको याद होना चाहिए। एक पॉइंट यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए क्लास को काफी बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को थोड़ा भी स्किप नहीं कीजिएगा, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। काफी सिंपल प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम में 100% ये प्रश्न है पूछे जाएंगे, आपको पता होना चाहिए। हम आपको पहले क्या बताए, जो प्रकाश का जो अपवर्तन होता है ना, उसका 2 नियम होता है। दूसरा नियम जो होता है ना, वही आपका अपवर्तनांक कहलाता है, जिसको हम लोग स्नेल के नियम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्नेल का नियम या अपवर्तनांक का जो वैल्यू होता है ना दोस्तों, किसके इक्वल होते हैं, sin i अपॉन sin r के इक्वल होते हैं, जिसको हम लोग किसके द्वारा दिखाते हैं, अपवर्तनांक को म्यू के द्वारा दिखाते हैं या फिर n के द्वारा कहीं कहीं दिखाया जाता है। इसको आपको याद होना चाहिए। तो फ्रेंड, ये अपवर्तनांक का मान कितना होता है, sin i अपॉन sin r। इसका मान कभी चेंज नहीं होता, ये कांस्टेंट होता है, हमेशा नियतांक होता है। इसको आपको याद होना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, स्नेल का नियम कहते हैं, यानी कि sin i अपॉन sin r। इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्नेल का नियम। एग्जाम में पूछे जा सकते हैं प्रश्न की प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को क्या कहा जाता है, तो स्नेल का नियम भी कहा जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं ये प्रश्न 2015 के सेकेंड सीटिंग एग्जाम में, फिर 2019 के कंपार्टमेंटल में, फिर 2021 के सेकेंड सीटिंग एग्जाम में पूछा गया। इसलिए आप समझ सकते हैं क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए काफी महत्वपूर्ण क्लास यहाँ पे हो रहा है दोस्तों। फटाफट से वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, लास्ट में हम आपको अपना नंबर देंगे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में एग्जाम से पहले यहाँ पे कुछ देने वाले हैं। आप समझ जाइएगा एग्जाम से पहले क्या देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों 6 नंबर प्रश्न, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो फ्रेंड, प्रश्न ये कराए कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, ये आपको बताना है। ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। 2015 के फर्स्ट सीटिंग, यहाँ पे सेकंड सीटिंग में पूछा गया था, और यहाँ पे 2016 के सेकंड सीटिंग में पूछा गया था। यहाँ पे एक एक क्वेश्चन हम आपको लाइव प्रूफ के साथ बता रहे हैं। ठीक है, इसलिए आप क्लास को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड देखिएगा, यहाँ पे काफी सिंपल प्रश्न है। समतल दर्पण में जो हमेशा प्रतिबिंब बनता है ना, काल्पनिक होता है, या काल्पनिक जिसको हम लोग आभासी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, काल्पनिक होता है। इसलिए यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना दोस्तों, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे एक प्रश्न ये पूछे जा सकते हैं कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है। देखिएगा दोस्तों, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है ना, वस्तु के आकार के बराबर बनता है, यानी कि वस्तु का जो साइज होता है मिरर में, समतल जो प्लेन मिरर होता है जो हम लोग घरों में यूज करते हैं, वो हमेशा बराबर प्रतिबिंब बनाता है। इसको आपको याद होना चाहिए। काफी सरल प्रश्न है। देखते हैं यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये भी प्रश्न जो ना बोर्ड एग्जाम में 100% इस बार पूछे जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं लाइव प्रूफ 2015, फिर यहाँ पे 2016, फिर 2021 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो फ्रेंड प्रश्न ये कराए कि हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि हजामत बनाने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है ना, वास्तविक और बड़ा बनता है। यानी कि जब आप हजामत करने जाते हैं, यानी कि नाई की दुकान में जाते हैं बाल छटाने के लिए, फिर सेविंग वगैरह करने के लिए, तो वहाँ पे आपके फ्रंट में जो मिरर लगा हुआ रहता है, वो आपका कौन होता है, कौन सा मिरर होता है, अवतल दर्पण होता है। इसका खासियत क्या होता है दोस्तों, ये हमेशा वास्तविक और वस्तु से बड़ा बनाता है प्रतिबिंब, इसीलिए इसका उपयोग हम लोग करते हैं हजामती बनाने के लिए। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि टॉप लेवल की प्रश्न है। तो फ्रेंड प्रश्न ये कराए कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है। काफी सिंपल प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ पे आवर्धन का एसआई मात्रक पूछ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आवर्धन को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्निफिकेशन कहते हैं। तो मैग्निफिकेशन हम आपको पहले बताया m बराबर v/u होता है। तो ये पहले देखिएगा दोस्तों, लाइव प्रूफ आप देख सकते हैं। ये प्रश्न जो ना 2022 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, यानी कि गत वर्ष में, पिछला साल पूछा गया था ये प्रश्न, और 2021 में भी पूछा गया था, और इस बार भी पूछे जाएंगे दोस्तों। लिख लीजिए, इस प्रश्न को अच्छी तरह से नोट कर लीजिए।
तो यहाँ पे किसी भी लेंस के द्वारा जो आवर्धन जो मैग्निफिकेशन होता है ना, उसका जो ऐसा यूनिट होता है ना, उसका कुछ भी ऐसा यूनिट नहीं होता है, यानी कि मात्रक विहीन होता है दोस्तों। क्या होता है? मात्रक विहीन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? यूनिट लेस कहते हैं। इसे आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इसको अच्छी तरह से अपने मन में इसको बैठा लीजिए माइंड में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि वाहनों के साइड मिरर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पार्श्व दर्पण भी कहते हैं, पीछे देखने के दर्पण में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? बहुत ही सिंपल प्रश्न है। साइड मिरर या फिर पीछे देखने का जो दृश्य होता है, पीछे का दृश्य, उसको देखने के लिए हम लोग कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं? ठीक है, तो काफी सिंपल प्रश्न है। तो जब भी आप वाहन वगैरह चलाते हैं तो आपके दोनों तरफ जो साइड मिरर लगा हुआ रहता है, तो वो कौन सा मिरर होता है दोस्तों? वो आपका होता है उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण। क्यों लगा होता है? क्योंकि उत्तल दर्पण में जो सबसे बड़ा खासियत होता है, ये विस्तृत दृष्टि क्षेत्रफल का प्रतिबिंब बनाता है। यानी कि एक छोटा सा मिरर क्या करता है दोस्तों? पीछे से आ रहे वाहनों को पूरा मेकअप कर लेता है, पूरा कवर कर लेता है, ठीक है। और इसका और भी खासियत होता है, उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है ना, सीधा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है, ठीक है। इसलिए बड़ा बड़ा जो वाहन होता है ना, ये छोटा सा मिरर पूरे बड़ा बड़ा वाहन, ट्रक वगैरह को ये कवर कर लेता है इजीली, ठीक है। इसको आपको याद होना चाहिए। और ये प्रश्न देख सकते हो 2019 और 2019, यानी कि फर्स्ट सिटिंग के एग्जाम में तो पूछा ही गया था, और यहाँ पे कंपार्टमेंटल में भी पूछ लिया, ठीक है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि लल्लन टॉप प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड प्रश्न ये कराए कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, कैसा बनता है? काफी आपको बताए, पहले ही बताए। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है दोस्तों? काल्पनिक या आभासी। कैसा बनता है? काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, और वस्तु से छोटा बनता है। इसलिए यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो 2021 के सेकेंड एग्जाम में, यानी कि सेकेंड सिटिंग के एग्जाम में पूछा गया था, द्वितीय पाली में। हाँ, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि लल्लन टॉप प्रश्न है दोस्तों, बोर्ड एग्जाम में 100% लड़ेगा। लिख लीजिए। प्रश्न ये कराए कि प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? देख सकते हैं ये भी प्रश्न जो है 2021 के सेकेंड सेटिंग में पूछा गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है 1 या फिर 2, और ऑप्शन सी है 3, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है 4। तो यहाँ पे आपको बता देते हैं जो प्रकाशिक माध्यम होते हैं ना, कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। इसे आपको याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है दोस्तों बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे टॉप लेवल के प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये है, देखिएगा ध्यान से, जो कि केमिस्ट्री का प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न ये कराए कि लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? काफी सिंपल प्रश्न है। जब लोहा से जिंक को लेपित करते हैं तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? देखिएगा दोस्तों, ऑप्शन ए में आपको संक्षारण, या फिर गैल्वेनीकरण, या फिर पानी चढ़ाना, या फिर विद्युत अपघटन। बहुत ही सिंपल प्रश्न, देख सकते हो 2023 और 2021 के एग्जाम में पूछा गया था। इस बार बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। आपको बताना है कि लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण। इसलिए यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है दोस्तों बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की, मतलब किस अभिक्रिया का उदाहरण है? बहुत ही सिंपल प्रश्न है। ऑप्शन ए में आपको उष्माशोषी, या फिर उष्माक्षेपी, या फिर उभयगामी, या फिर प्रतिस्थापन। तो फ्रेंड देखिएगा, साग सब्जी ये विघटित होकर क्या बनता है? कंपोस्ट बनता है, खाद बनता है, ठीक है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? उष्माक्षेपी कहते हैं, क्योंकि इसके फलस्वरूप क्या होता है? उष्मा का उत्सर्जन होता है, ठीक है। और एक प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि शरीर में भोजन का पचना, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया होता है? ये भी उष्माक्षेपी अभिक्रिया के अंतर्गत आते हैं। इसे आपको याद होना चाहिए। और ये भी प्रश्न जो है दोस्तों 2017 के फर्स्ट सेटिंग में पूछा गया था। इसको अच्छी तरह से याद कर लेना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे आपको बता रहे हैं। इसका पीडीएफ हम फ्री में देंगे, आप नोट कर लीजिए। यहाँ पे एक एक क्वेश्चन को याद कर लेना दोस्तों। देखते हैं यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न क्या कराया कि यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? यानी कि यहाँ पे आपको बताना है कि कौन ऐसा प्रोडक्ट है जो लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे तो प्राप्त होगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम में 2014 के फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया था दोस्तों। देखिएगा यहाँ पे, जब यहाँ पे देखिएगा NO2 और O2 यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? गर्म करेंगे, तो क्या प्राप्त होगा दोस्तों? उत्पाद बनेगा एक प्रकार का। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, बोर्ड एग्जाम में 100% लड़ेगा, ठीक है। प्रश्न ये कराए कि निम्न में से कौन सही है?
सिर्फ और सिर्फ 2014 के बोर्ड एग्जाम में सेकेंड सीटिंग में पूछा गया था, इस बार पूछे जाएंगे, ठीक है, इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे कौन सही है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। जो धोने का सोडा होता है ना, धोने का सोडा, उसका जो आणविक सूत्र होता है क्या होता है, Na2CO3 10H2 होता है, Na2CO3 10H2, यानी कि धोने के सोडा में जो अणु मतलब जल कितने अणु जल होते हैं, 10 अणु जल होते हैं, इसे आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इसको कैसे याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो धोने का जो सोडा होता है ना, उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, Na2CO3 10H2 होता है, यानी कि जो जल होते हैं ना, इसमें जल अणु मतलब 10 अणु होते हैं। कितने अणु जल होते हैं, 10 अणु जल होते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, इसका केमिकल नेम हो गया, सिंपल, इसको याद कर लीजिए। देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं दोस्तों, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे हम जो है आपको साइंस में हीरो बना देंगे, सिर्फ आप डेली क्लास कीजिए, आपको इतना करना है, और क्लास को शुरू से लेकर आखिरी तक करना है दोस्तों। यहाँ पे आपको ये करना है। यहाँ पे देखिएगा 16 नंबर प्रश्न क्या कराए कि समीकरण 2H2 प्लस O2 टेंस टू 2H2O है एक प्रकार का क्या, वही आपको बताना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन जो है ना ऑक्सीजन के साथ संयोग करता है, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनाता है एक प्रकार का जल बनाता है। जल का अणु सूत्र क्या होता है, H2O होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, हाइड्रोजन डाइऑक्साइड कहते हैं, या फिर डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड, ये भी होता है। तो यहाँ पे देखिएगा जो समीकरण है ना, ये समीकरण एक प्रकार का कौन सा अभिक्रिया, वही आपको बताना है, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों आपस में मिल करके एक बड़ा अणु बनाता है, एक जल बनाता है, ठीक है। कहने का अर्थ है कि एक हाइड्रोजन छोटा अणु हो गया, ऑक्सीजन भी, ये दोनों मिल करके एक एकल प्रोडक्ट बनाता है, एकल उत्पाद बनाता है। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। इसे आपको याद होना चाहिए। इसको पहचानने का तरीका बहुत ही सिंपल है, यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं A+B टेंस टू AB। कहने का अर्थ है कि जब छोटे अणु मिल करके एक बड़े अणु का निर्माण करता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न क्या कराया कि यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, देख सकते हैं 2021 के बोर्ड एग्जाम में सेकेंड सीटिंग में पूछा गया था, और इस बार भी पूछे ही जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीकरण की क्रिया कौन नहीं है, ठीक है। ऑक्सीकरण की क्रिया में क्या होता है कि जिसमें ऑक्सीजन का योग हो, यानी कि O2 का योग हो दोस्तों, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिएगा दहन, यानी कि कोई भी पदार्थ बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में वो जलेगा ही नहीं, उसका दहन होगा ही नहीं, ठीक है। अगर आप कोयला वगैरह को जलाते हैं, तो अगर आप ऐसे पैक कर देते तो ऐसे वो जलेगा नहीं, ठीक है, उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए। और श्वसन, यानी कि सांस में हम लोग क्या करते हैं कि ऑक्सीजन को लेते हैं, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का योग होता है, और भोजन भी ऐसे नहीं पचता है। अगर आप श्वसन की क्रिया नहीं करते हैं तो आपका भोजन नहीं पचेगा, ठीक है। तो भोजन का पचना भी एक प्रकार का क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन का योग होता है, एक तरह का ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है। लेकिन ये जो अवक्षेपण होता है ना दोस्तों, इसमें ऑक्सीजन का योग नहीं होता है, ठीक है। इसलिए यह एक प्रकार का ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड यहाँ पे प्रश्न ये कराए कि कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो इसका पीएच मान क्या होगा। काफी सिंपल प्रश्न है, आपको एक कॉन्सेप्ट बताते हैं, आपको चुटकियों में याद हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद करना है, जो अम्ल होते हैं ना, यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, अम्ल का काम क्या होता है, नीले लिटमस पत्र को लाल करना। अम्ल का काम क्या होता है, नीले लिटमस पत्र को लाल करना। और दोस्तों क्षार का काम क्या होता है, लाल लिटमस पत्र को नीला करना। लाल को नीला कौन करता है, क्षार करता है, ठीक है। यहाँ पे लाल को नीला कौन कर रहा है दोस्तों, क्षार कर रहा है, ठीक है। तो इसका जो क्षार का जो पीएच मान होता है ना, यहाँ पे आपको पहचानने का तरीका बताया। अगर यहाँ पे पूछा जाए लाल लिटमस पत्र को नीला कौन करता है, क्षार करता है, ठीक है। तो क्षार का जो पीएच मान होता है ना 7 से ज्यादा होता है, आपको पता होना चाहिए इतना कॉन्सेप्ट, ठीक है, क्लियर है। तो अगर यहाँ पे ऑप्शन में देखा जाए, तो यहाँ पे ऑप्शन किसमें 7 से ज्यादा है, 7 से अधिक कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में है। इसलिए यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे अगर प्रश्न ये रहे कि कौन विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो आपको समझ जाना पड़ेगा वो अम्ल है। और अम्ल का पीएच मान कितना होता है, 0 से 7 के बीच में होता है, इसको आपको याद होना चाहिए। देख सकते हैं 2012 और 2013 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, और इस बार भी पूछे जाएंगे दोस्तों। लिख लीजिएगा क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न करा रहे हैं। देखते हैं 19 नंबर प्रश्न क्या कराए कि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। काफी सिंपल प्रश्न है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, वो क्लियर हो जाइए। तो फ्रेंड है, जिस भी विलयन के पीएच का मान
7 होता है ना तो विलयन क्या होता है, उदासीन होता है। ठीक है, और जिस भी विलयन के पीएच का मान 0 से 7 के बीच होता है तो विलयन क्या होता है, अम्लीय होता है। क्या होता है, अम्लीय। इसको आपको याद होना चाहिए। और दोस्तों जिस भी विलयन के पीएच का मान 7 से 14 के बीच होता है ना तो विलयन क्या होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। इसे आपको याद होना है। तो यहाँ पे सारा कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं। तो जिस भी विलयन के पीएच का मान 7 होता है तो विलयन क्या होता है, उदासीन होता है। और जिस भी विलयन के पीएच का मान 0 से 7 के बीच होता है वो विलयन क्या होता है, अम्लीय होता है। और जिस भी विलयन के पीएच का मान 7 से 14 के बीच होता है ना तो वह विलयन क्षारीय प्रकृति का होता है। तो यहाँ पे उदासीन विलयन पूछ रहा है, तो उदासीन विलयन कौन होगा, यहाँ पे आपको पहले ही बताया, जिस भी विलयन के पीएच का मान 7 हो तो वो क्या होता है दोस्तों, विलयन उदासीन होता है। इसलिए यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे 2013 और 2015 यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट 2 बार पूछा गया है। इसलिए यहाँ पे हम एक एक क्वेश्चंस को जो है लाइव प्रूफ के साथ बता रहे हैं। क्लास काफी शानदार है, क्लास को लाइक जरूर कीजिए। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न क्या करा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन लवण है। काफी सिंपल प्रश्न है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको पहचान है लवण, काफी सिंपल है। तो लवण आपको कैसे पहचाना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे HCl एक प्रकार का क्या होता है, अम्ल होता है। या यहाँ पे NaOH एक प्रकार का क्या होता है, क्षार होता है। और NH4OH एक प्रकार का क्या होता है, क्षार होता है। लेकिन K2SO4 जिसको हम लोग पोटेशियम सल्फेट कहते हैं, यह एक प्रकार का क्या है दोस्तों, लवण है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं 2015 और 2020 2 बार पूछा गया, काफी महत्वपूर्ण 2023 की बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देख सकते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न क्या कराए कि हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है। काफी महत्वपूर्ण है। 2014 फिर 2018 फिर 2019 3 बार लगातार पूछा जा चुका है। तो हमारे शरीर का जो पीएच मान होता है ना 7.0 से 7.8 के बीच होता है, ये रेंज पीएच का रेंज। ठीक है, हमारे शरीर का। और एक प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो यहाँ पे आपको याद होना चाहिए 7.4 होता है रक्त का पीएच मान। ब्लड का पीएच वैल्यू कितना होता है, 7.4 होता है। देख सकते हैं यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न क्या कराए कि बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या होता है। काफी सिंपल प्रश्न है दोस्तों, 2013 2014 और 2022 के बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। इस बार भी 100% पूछे जाएंगे। और ये प्रश्न 2022 के बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक को प्लाट के देख सकते हैं। तो बेकिंग पाउडर का जो अनुसूत्र होता है ना क्या होता है, वो आपको बताना है। तो यहाँ पे डायरेक्ट बताएंगे दोस्तों। यहाँ पे क्या होता है, NaHCO3 होता है बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये किसका सूत्र होता है, बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र होता है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न क्या कराए कि निम्नलिखित में सबसे प्रबल लवण कौन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो सबसे प्रबल लवण कौन होगा दोस्तों, यहाँ पे आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको NaCl जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड कहते हैं, नमक का अनुसूत्र होता है। और यहाँ पे देखिएगा कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। और यहाँ पे ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है BaSO4 और ऑप्शन डी LiCl। ठीक है, तो सबसे प्रबल लवण जो होगा ना दोस्तों कौन होगा, NaCl होगा। कौन होगा, NaCl। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न क्या कराए कि 2021 में प्रश्न पूछा गया था, इसको नोट कर लीजिए। प्रश्न ये कराए कि दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन यानी कि जिसको हम लोग क्या कहते हैं, टूथपेस्ट कहते हैं, प्राय होता है। ठीक है, तो दांतों को साफ करने के लिए जो दंत मंजन होता है ना दोस्तों, वो क्या होता है, लवण युक्त होता है। क्या होता है, लवण युक्त। इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है 2019 के सेकेंड सेटिंग और 2020 के सेकेंड सेटिंग में पूछा गया प्रश्न, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न क्या कराए कि मनुष्य में विर्क संबंधित है, यानी कि ये जो किडनी होता है वो किससे संबंधित होता है। ऑप्शन ए में आपको पोषण से या फिर शोषण से या फिर उत्सर्जन से या फिर परिवहन से। तो फ्रेंड ये विर्क जो संबंधित होता है ना किससे होता है दोस्तों, उत्सर्जन से होता है। इसे आपको याद होना चाहिए। और एक प्रश्न पूछे आते हैं एग्जाम में कि मनुष्य में जो है ना विर्क कितने जोड़े होते हैं, तो 1 जोड़े होते हैं। आपको याद होना चाहिए कितने विर्क होते हैं, 2 विर्क होते हैं 1 जोड़े। तो इसको याद होना चाहिए। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं 2013 और 2020 2 बार पूछा गया बोर्ड एग्जाम में। 100% ये भी प्रश्न जो ना पूछे जाएंगे। लिख लीजिएगा, क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, इंपोर्टेंट प्रश्न को बता रहे हैं। ठीक है, अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि टॉप लेवल के प्रश्न है। तो फ्रेंड प्रश्न ये कराए कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक, यानी कि स्वपोषी पोषण किसको कहेंगे, जो स्वयं अपना भोजन खुद से तैयार करते हैं। तो उसके लिए क्या क्या आवश्यक होता है, जैसे कि हरे पेड़ पौधे वो क्या होते हैं, स्वपोषी पोषण होते हैं। उसके लिए क्या क्या आवश्यक होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस आवश्यक होती है, क्लोरोफिल होते हैं और सूर्य का प्रकाश। ये 3 चीजों की आवश्यकता होती है, अति जरूरी आवश्यकता होती है। यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं लाइव प्रूफ काफी इंपोर्टेंट है। यहाँ पे 2021 में ये प्रश्न जो ना पूछा गया था, अच्छी तरह से इसको याद कर लीजिएगा दोस्तों।
देखते हैं यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न क्या करा है कि मैग्नीशियम पाया जाता है, यानी कि मैग्नीशियम जो है ना दोस्तों किस में पाया जाता है, क्लोरोफिल में पाया जाता है, या फिर लाल रक्तकण में पाया जाता है, या फिर वर्णी लवक में पाया जाता है, या फिर श्वेत रक्तकण में पाया जाता है। तो फ्रेंड ये मैग्नीशियम जो है ना, ये मैग्नीशियम किस में पाया जाता है, क्लोरोफिल में पाया जाता है, इसे आपको याद होना चाहिए। और ये क्लोरोफिल जो होते हैं ना, मतलब हरी पत्तियों में पाया जाता है, इसे आपको याद होना चाहिए। और मतलब जो हरे पेड़ पौधे होते हैं उसका पत्ता हरा किसके कारण से होता है, यही क्लोरोफिल के कारण से होता है, जिसको हम लोग पर्णहरित भी कहते हैं। और ये देख सकते हैं 2013 और 2021 दो बार पूछा गया है लगातार। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देख सकते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या करा है कि मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको रक्त, या फिर श्वेत ग्रंथि, या फिर वृक्क, और ऑप्शन डी है अग्नाशय। तो फ्रेंड है मनुष्य में जो प्रमुख उत्सर्जी अंग है ना, कौन है, क्या चीज है, तो वृक्क है, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2016 2020 दो बार पूछा गया है, काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा प्रश्न ये करा है कि नेक्स्ट प्रश्न है कि अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है, काफी महत्वपूर्ण है। तो ये भी प्रश्न जो है दोस्तों 2019 और 2020 दो बार पूछा गया कंटिन्यू। तो यहाँ पे अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है, आपको बताना है, स्पर्शक के द्वारा, या फिर कुटपात के द्वारा, या फिर जीभ के द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड है अमीबा अपना भोजन जो है ना कुटपात के द्वारा पकड़ता है। किसके द्वारा पकड़ता है, कुटपात के द्वारा। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी सिंपल प्रश्न है। एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि अमीबा में क्या होता है, द्विखंडन होता है, यानी कि अमीबा जो होते हैं ना द्विखंडन के द्वारा भोजन करता है, इसे आपको याद होना चाहिए। काफी सिंपल है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट प्रश्न। प्रत्येक क्वेश्चन बैंक पार्ट, जितने भी पार्ट यहाँ पे करवाएंगे, प्रत्येक पार्ट में यहाँ पे 30 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न क्या कराएगी, निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दे प्लाज्मोडियम, या फिर लिस्टमेनिया, या फिर प्रोटोजोआ, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे मलेरिया परजीवी आपको बताना है दोस्तों, काफी है सिंपल है। तो मलेरिया परजीवी यहाँ पे कौन होगा, प्लाज्मोडियम हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख सकते 2019 में पूछा गया फर्स्ट सेटिंग में। काफी महत्वपूर्ण यहाँ पे प्रश्न जो है आपको लाइव प्रूफ के साथ बता चुके हैं। तो आप हमें ईमानदारी के साथ बताइएगा दोस्तों ये क्लास आपको कैसा लगा, ठीक है। और इनके साथ साथ ये भी बताना है कि 30 प्रश्न में से आपको कितना प्रश्न का सही और सटीक आंसर याद है, इसका भी जवाब आपको इसी वीडियो में फटाफट से कमेंट करके बता देना है। और जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से मेरा व्हाट्सएप नंबर लीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। सिंपली इस नंबर को सेव करना है, आपको हेलो करना है, आपको बोलना है कि सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो आपको जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। और इनके साथ साथ आपको इस डब्ल्यू क्वेश्चन का भी आंसर बताना है कि किसी पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की किरणें गमन करती है, सीधी रेखा में गमन करती है, वक्र रेखा में, या फिर टेढ़ी-मेढ़ी रेखा में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो भी लगता है तो जल्दी से जाइए, फटाफट से आप हमें कमेंट कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जुड़िएगा दोस्तों। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ईमानदारी से यहाँ पे जो भी विद्यार्थी वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन आएगा, उसे प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि वो भी जो है ना क्वेश्चन बैंक का फायदा उठा सके और बोर्ड एग्जाम में 100% मार्क्स ला सके, ठीक है। तो फिर मिलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही।